लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन वहीं पर होगा जो एरिया या तो ड्राई होंगे या नहीं हो सकती। सॉइल क्वालिटी जो है वो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए फिजिबल नहीं है, और जो एरियाज इनएक्सेसिबल हैं बाय द फार्मर्स, लेकिन वहां पर भेड़ बकरियां तो चढ़ ही सकती हैं। आप अक्सर देखते हो पहाड़ों पे भेड़ बकरियां चढ़ के चर रही होती हैं, ग्रेजिंग कर रही होती हैं। तो वो एरियाज जो इनएक्सेसिबल हैं, जो सूटेबल नहीं है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, जो ड्राई है, तो वहां पर आप लाइफ स्टॉक रियरिंग करेंगे। Livestock production is further classified into two parts based on the variation in the method of rearing livestock and the purpose for which it is carried on. फिर इसको हम दो पार्ट्स में बांटते हैं कि पर्पस क्या है लाइफ स्टॉक रखने का। दो पर्पस है, नोमैडिक हर्डिंग जो सिर्फ अपनी सबसिस्टेंस के लिए करते हैं, दूसरे हैं लाइफ स्टॉक रेंचिंग। बड़े बड़े रेंचेस होते हैं जहाँ पे ये पाले जाते हैं जानवर, उनको रेंचेस कहते हैं। तो बड़े बड़े रेंचेस होते हैं जहाँ पर जानवर पाले जाते हैं फॉर द कमर्शियल पर्पस। तो पहला नोमैडिक हर्डिंग, सेकंड लाइवस्टॉक रेंचिंग विच इज कमर्शियली ओरिएंटेड। तो ये दो टाइप्स हैं। अगला दूसरा पॉइंट, तो ये अभी लाइफ स्टॉक एंड क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में ही पहला पॉइंट था, उसकी फर्दर उसमें दो बातें उसने लिख दी कि दो डिविजन्स होती हैं। अब दूसरा पॉइंट, dominant production of crops with animals minor or absent but with the crops varied due to growing season never checked by cold। वो कह रहा है कि एक टाइप वो होगी क्रॉप और लाइफस्टॉक प्रोडक्शन कॉम्बिनेशन की जिसमें क्रॉप प्रोडक्शन डोमिनेंट होगी, एनिमल रियरिंग बहुत ही माइनर होगी या होगी ही नहीं, और क्रॉप प्रोडक्शन डोमिनेंट इस वजह से होगी क्योंकि क्रॉप प्रोडक्शन को कोई क्लाइमेटिक फैक्टर लिमिट कर ही नहीं रहा है, चेक ही नहीं कर रहा है, क्योंकि कोल्ड वेदर इतना हार्श नहीं है जैसा हायर लेटीट्यूड्स में होता है, जहां पे हम विंटर सीजन में क्रॉप फर्दर ग्रो कर ही नहीं सकते हैं तो हमें रोक देनी पड़ती है। तो इस वजह से क्रॉप प्रोडक्शन यहाँ पे डोमिनेंट रहेगी। सेकेंड, डोमिनेंट प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स विद एनिमल माइनर। अब इसमें एनिमल माइनर है लेकिन एब्सेंट नहीं है, मतलब एनिमल भी होगा, विद एनिमल माइनर एंड विद द नंबर ऑफ क्रॉप्स स्ट्रिक्टली लिमिटेड ईदर बाय नेचुरल एनवायरनमेंट और बाय मार्केट। तो यहाँ पर प्रोडक्शन तो क्रॉप की ही डोमिनेंट होगी, एनिमल की सिचुएशन माइनर में ही रहेगी, बट जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो रिस्ट्रिक्टेड रहेगी, लिमिटेड रहेगी, दो फैक्टर की वजह से, या तो क्रॉप को कंज्यूम करने वाली जो मार्केट है या फिर एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से। माने कि जो वो क्रॉप है पर्टिकुलर, वही क्रॉप की मार्केट में डिमांड है, उसके बाद आप जो दूसरी क्रॉप उसी साइकिल में उगाना चाहते हो उसकी उतनी डिमांड नहीं रहती है, तो आप एक ही क्रॉप उगा करके छोड़ देते हो, फिर वेट करते हो कि सीजन आ जाए इसके लिए कंड्यूसिव, हम फिर से यही वाली क्रॉप उगाएंगे। फोर्थ वन इज रफली इक्वल प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप एंड एनिमल, दोनों बराबर बराबर, कुछ ऐसे एरिया जहां पे दोनों बराबर बराबर होंगे। Whittlesey facilitated a comparative study of the agricultural regions by plotting the system of the first degree of magnitude on a single map। देखिए, जब भी हम कोई भी चीज को, ज्योग्राफी का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है मैपिंग। जब हम कोई चीज की मैपिंग करनी चाहते हैं, अब अल्टीमेट एस्पेक्ट क्या है, मैप आप कैसे कर सकते हैं। आपके सामने ये वर्ल्ड का मैप बनाया हुआ है पॉलिटिकल, मैप बनाने के लिए उसने मैग्नीट्यूड क्या ले रखा है, ध्यान से देखिए, नॉर्वे का साइज और इंडिया का साइज, है ना, है ना फर्क। तो उसने क्या कर रखा है, उसने लैटिट्यूड के हिसाब से सारी गेम खेली है, एरिया के हिसाब से नहीं खेली है। लेकिन अगर आप इस मैप को और खोलते जाएंगे और पर्टिकुलर कंट्री में घुस जाएंगे जाके, तो एरिया के हिसाब से मैप प्लॉटिंग होने लग जाएगी। फिर उसमें और आगे चले जाएंगे तो बहुत ही बारीक सिटी वाइज डिस्ट्रिक्ट वाइज मैप प्लॉटिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चूज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैप, कि किस मैग्नीट्यूड पे प्लॉटिंग करनी है, वो फर्स्ट डिग्री प्लॉटिंग होती है, उसके बाद उसकी प्रिसीजन अचीव करते हैं हम। तो विटलसी ने एक मोटा मोटा पूरे वर्ल्ड का एक लैंडस्केप दिखा दिया है एग्रीकल्चर का, बस यही बताया उसने। वो देखो डेप्थ में नहीं जा रहा है किसी चीज के भी, वो बता रहा है कि इस तरह के 5 फंक्शनिंग फॉर्म्स होते हैं और उन फंक्शनिंग फॉर्म्स के बेसिस पर एग्रीकल्चर जो है वो डिपेंड करता है पूरे वर्ल्ड का। लेकिन आप एक देखिए, वो हर एक इस कंट्री में जा जाके उसका एग्रीकल्चर तो नहीं बता रहा है ना, हर एक वो एक वर्ड ही बहुत इंपॉर्टेंट है, लैंडस्केप्स, उसने लैंडस्केप एक्सप्लेन कर दिए हैं बस, उसके बाद कंट्री, डिस्ट्रिक्ट, रीजन, सिटी, वो उसका मैटर नहीं है। तो लैंडस्केप इज अ काइंड ऑफ फर्स्ट डिग्री प्लॉटिंग, यही इसने सेकंड पॉइंट में कहा। Whittlesey study undertakes an inquiry into the observable items in the agricultural landscape for which either sound data are available or field observations help towards an adequate classification of agriculture। Whittlesey ने जो स्टडी करी है उसने जो भी एग्रीकल्चर का लैंडस्केप डेवलप करने के बारे में उन उन एस्पेक्ट्स को दर्शाया गया है जिन जिन के बारे में या तो कहीं ना कहीं हमारे पास डाटा अवेलेबल था या फिर कहीं ना कहीं उस एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई ना कोई स्टडीज हमारे पास अवेलेबल थी। बाकी की चीजें विटलसी से भी छूट गई हैं।
कहने का मतलब ये है, वो ये बताना चाहते हैं कि जहां पर इतने सारे एग्रीकल्चर स्कॉलर्स ने क्लासिफिकेशन दी, उनमें विटेल्सी की क्लासिफिकेशन नियर अबाउट कहीं ना कहीं टच करती है जाकर के, बट ये भी तो परफेक्ट नहीं है ना। क्योंकि आप एक चीज सोचिए, आप पंजाब की ही बात कर लीजिए। पंजाब में ऐसा कह सकते हैं आप कि गेहूं उगाया जाता है और राइस उगाया जाता है, लेकिन पंजाब में ही सो मेनी डिफरेंट एरियाज जहां पर बहुत सारे हॉर्टिकल्चर की एक्टिविटीज भी हो रही हैं, जहां पर और क्रॉप्स भी उगाई जा रही हैं। तो अल्टीमेट एस्पेक्ट इज कि आपको मोटा मोटा जैसा डाटा अवेलेबल हुआ और जैसी स्टडीज अवेलेबल हुई, उसके बेसिस पर आपने एक लमसम, जिसको हम कह सकते हैं रफ रफ एनालिसिस करके दे दिया। लेकिन ये भी कंप्लीटली प्रिसाइज है ऐसा नहीं है, ये डीमेरिट में मेंशन होगा, लेकिन फिर भी नियर अबाउट टू करेक्ट है, क्योंकि उसने जहां पर मैक्सिमम डाटा अवेलेबल हो सकता था, उसने डाटा लेकर के, जहां से मैक्सिमम स्टडीज अवेलेबल हो सकती थी स्टडीज लेकर के अपनी कंसेप्ट को डेवलप करा। मतलब इट इज नॉट अ थ्योरेटिकल प्लॉटिंग, इट इज अ काइंड ऑफ कंपेरेटिव और एनालिटिकल प्लॉटिंग जो डेटा और स्टडीज पर बेस्ड है। बस ये बताया उसने। ABCDE जो विटेल्सी ने बताए हैं, लगभग इस तरह से क्लासिफिकेशन पेश किए जाते हैं। सबसे पहला इकोलॉजिकल और नियर इकोलॉजिकल सिस्टम, ठीक है, इसको ऐसा क्यों कहा गया वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। सेकंड, सबसिस्टेंस सिस्टम। थर्ड, कमर्शियल सिस्टम। फोर्थ, कलेक्टिव सिस्टम। फिफ्थ, कैश क्रॉपिंग सिस्टम। जब हम पहले की बात करते हैं इकोलॉजिकल और नियर इकोलॉजिकल सिस्टम, उसमें दो चीजें हैं, नोमैडिक हर्डिंग एंड शिफ्टिंग कल्टीवेशन। यहीं से इसका नाम आता है इकोलॉजिकल और नियर इकोलॉजिकल। नोमैडिक हर्डिंग और शिफ्टिंग कल्टीवेशन की अगर हम बात करें, इसमें किसी भी तरह से नेचर को अफेक्ट नहीं किया जाता है, इस वजह से इसको इकोलॉजिकल कल्टीवेशन पैटर्न कहा जाता है। कहने का मतलब यह है कि आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ट्रॉपिकल एरिया में ऐसा कहा जाता है कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन की वजह से फॉरेस्ट को काट दिया जाता है और जिसकी वजह से सॉइल इरोजन बढ़ता है। लेकिन अगर आप शिफ्टिंग कल्टीवेशन का तर्क सुनेंगे तो उनका कहना है कि ट्रॉपिकल रीजन इसी तरह की कल्टीवेशन प्रैक्टिस के लिए बना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर हमें सेटल्ड कर देंगे और परमानेंटली ही लैंड क्लियर करा के यहाँ पे एग्रीकल्चर कराना शुरू कर देंगे, तो लैंड फुली ड्रेन्ड हो जाएगा, सॉइल इरोजन हो जाएगा रेनफॉल की वजह से। इसलिए हम सिर्फ 2 से 3 साल तक एक पैच पे एग्रीकल्चर करते हैं और फिर उस पे फॉरेस्ट ग्रो होने देते हैं। तो उनका सिस्टम जो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन का, उनके अकॉर्डिंग इट इज हाईली इकोलॉजिकल। बात जेन्युइन भी है। मान लीजिए वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन नहीं करते, आप उन्हें ये कह देते हैं कि आप सेटल्ड एग्रीकल्चर बन जाइए और वो वहां पर रह करके एग्रीकल्चर करना शुरू कर दें, माने वो एक लैंड को तो परमानेंटली क्लियर कर देंगे और वहां पे अब कभी दोबारा फॉरेस्ट उगने का स्कोप ही नहीं है। तो अल्टीमेट एस्पेक्ट इज कि इतना हैवी रेनफॉल होता है इक्वेटर पर, तो अल्टीमेटली वो रेन तो थोड़े ही समय में बैरन ही हो जाएगा, बर्बाद ही हो जाएगा। तो अल्टीमेट एस्पेक्ट की शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज अ, ट्राइबल पीपल जो भी करते आए हैं आज दिन तक, वो इट इज अ हाईली नियर टू द इकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस, क्योंकि वो फॉरेस्ट के लोग हैं, फॉरेस्ट को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हाँ, आने वाले समय में जैसे ही आउटसाइडर का इन्वेजन हुआ, यानी कि यूरोपियंस का या किसी और का इन्वेजन होता है, उनके आ जाने के बाद से उन्होंने इन शिफ्टिंग कल्टीवेशन ट्राइबल पीपल से जो परमानेंटली फॉरेस्ट कवर करा करके, फॉरेस्ट कवर रिमूव करा के वहां पर प्लांटेशन क्रॉप्स और इस तरह की चीजें करवानी शुरू करी, इसकी वजह से ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन फर्दर बदनाम हुआ और इसका भयावह रूप हमें देखने को मिला। जबकि शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन जेन्युइन अगर प्रिमिटिव स्टेट में कहीं पे हो रहा है तो दैट इज नॉट एज हार्मफुल टू द नेचर और द क्लाइमेट एज अदर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। ओके, सो आपको केस स्टडी भी आ सकती है कि प्रेजेंट द केस इन अगेंस्ट एंड इन मोशन एंड अगेंस्ट द शिफ्टिंग कल्टीवेशन, तो आपको वो लिखना पड़ सकता है, ठीक है। नोमैडिक हर्डिंग, नोमैडिक हर्डिंग के बारे में बात करते हैं। देखो, जब आप ये चैप्टर पढ़ोगे ना यार, तो ऐसा हो सकता है कि आपको हर एग्रीकल्चर में बहुत सारी बातें कॉमन लगे, तो ऐसी कोई बात भी नहीं है, क्योंकि आप चैप्टर सारा एक बार में पढ़ रहे हो ना। आपको पूछा किसी एक या दो एग्रीकल्चर के बारे में भी जाएगा, तो आपको अगर कोई चीज कॉमन नजर आए तो आप घबरा करके, बोर होकर के उसको छोड़ना मत चाहना। आप कोशिश करना, प्रयास करना, आपको किसी ना किसी तरह का उस पर फर्क या डिफरेंस नजर आ जाएगा और मैं मैक्सिमम डिफरेंसेस एस्टेब्लिश करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। नोमैडिक हर्डिंग के बारे में अगर मैं कहूं, सबसे पहला एस्पेक्ट, कहां पर होगी ये, क्लाइमेटिक रीजन क्या होगा। वर्ल्ड के जो भी एरिड और सेमी एरिड एरियाज हैं वहां पर नोमैडिक हर्डिंग की जाएगी। उसके रीजंस, पहला, क्योंकि सूखे प्रदेश हैं, रेनफॉल नहीं है, तो एग्रीकल्चर उस लेवल पर नहीं किया जा सकता। दूसरा,
सॉइल क्वालिटी डिग्रेडेड रहती है, डेवलप्ड नहीं होती है, तो एग्रीकल्चर नहीं हो सकता। तीसरा, एरियाज बहुत ही इनएक्सेसिबल हैं और बहुत ही वास्ट डेजर्ट या फिर वास्ट बैरन लैंड्स हैं जहां पर ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है, बिकॉज वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं है इन द फॉर्म ऑफ स्प्रिंग्स, इन द फॉर्म ऑफ रिवर्स, तो फिर आप वहां पर ह्यूमन सेटलमेंट भी कर नहीं सकते हैं। सो ये वो बेल्ट्स होंगी जहां पर फिर आप क्या कर सकते हैं, आप जानवरों को पाल सकते हैं और वो जानवर जो इन एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस में सरवाइव कर सकते हैं। जानवर किस तरह के होंगे, इसमें कैमल हो सकते हैं, इसमें शीप हो सकती हैं, गोट हो सकते हैं, इसमें रेंडियर हो सकते हैं, इसमें हॉर्सेस भी होते हैं, इसमें लाम हो सकते हैं, जो मैंने लामा वो बताए थे। इस तरह के जानवर यहाँ पर होते हैं। प्रोमिनेंटली अगर हम इस बेल्ट की बात करें तो ये बेल्ट कहाँ से स्टार्ट होता है, ये जो सहारा का वेस्टर्न कोस्ट है जो अटलांटिक ओशन को टच करता है, यहाँ से ये बेल्ट इस तरह से स्टार्ट होकर के, जैसे आप कह सकते हैं साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाता है ये मंगोलिया तक। दिस इज द रीजन, दिस इज द बेल्ट। ये वो बेल्ट है जो प्रॉपर ड्राई बेल्ट है। एक बात याद रखना, वर्ल्ड में दो तरह के डेजर्ट्स होते हैं, हॉट डेजर्ट एंड कोल्ड डेजर्ट। तो ये जो प्रॉपर हॉट डेजर्ट बेल्ट है, ये बेल्ट, और यहाँ पर मंगोलिया के अराउंड जो कोल्ड डेजर्ट बेल्ट है, इस रीजन में आपको ये लोग मिलेंगे। ठीक है, पहली बात क्लियर। सेकेंड एस्पेक्ट, आपको अपर रीजन्स में भी ये लोग मिलेंगे, जैसे जो टैगा और टुंड्रा का एरिया है। टैगा का एरिया जो टुंड्रा एरिया से जाकर के मर्ज करता है, दैट इज इन द रशिया, अपर स्कैंडिनेवियन पेनिनसुलाज एंड कनाडा। उसके बाद अगर हम बात करें तो हर कंट्री में जो माउंटेनियस एरिया है, उन माउंटेनियस एरियाज में भी आपको इस तरह के लोग पाए जाएंगे, नोमैडिक हर्डर्स पाए जाएंगे। पहली चीज ये हो गई। सेकेंड एस्पेक्ट अगर हम बात करें कि जानवर, तो अगर आप सहारन डेजर्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर कैमल पाए जाएंगे। नॉर्मली जो कैमल्स पाए जाते हैं, अगर एशिया की बात करें तो एशिया में आपको डबल हम्प कैमल पाए जाते हैं, और अफ्रीका में और सेंट्रल एशिया के अराउंड के रीजन्स में सिंगल हम्प जो है कैमल पाए जाएंगे। ठीक है, कैमल ही यहाँ पर पर्टिकुलरली क्यों पाया जाता है, उसके कई सारे रीजन है। सबसे पहला रीजन है कि कैमल को बहुत ही मिनिमम रिक्वायरमेंट रहती है पानी की। दूसरा रीजन ये है कि कैमल का जो हम्प होता है वो हाईली फैटेंड होता है, उसमें फैट होती है, और कैमल को जब भी पानी की जरूरत होती है वो उस फैट के रिसोर्स से पानी एक्सट्रैक्ट करना जानता है, तो वो पानी वहां से खींच लेता है। तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, कैमल को आप किसी भी तरह का फोरेज दे सकते हैं, माने कि किसी भी तरह का घास या खाने को सामग्री दे सकते हैं जो झाड़ इस एरिया में पाए जाते हैं। तो चौथा कारण, क्योंकि कैमल जो है लेग्स बहुत ही बड़ी होती हैं, तो दिखने में आपको लगेगा कि मोबाइल कम है, स्लो है, लेकिन डिस्टेंस बहुत लॉन्ग कवर कर सकता है। सो द कंसेप्ट इज कि उतना बल्कि नहीं है अपने आप में, ड्यू टू लॉन्ग लेग्स थकता नहीं है और डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल कर पाता है। एंड अल्टीमेट एस्पेक्ट इज कि बॉडी स्ट्रक्चर इस तरह से है कि लगेज भी कैरी कर सकता है और लोगों को भी कैरी कर सकता है। बॉडी स्ट्रक्चर का ही ये रीजन है कि ड्रॉट एनिमल के तौर पर भी काम करता है। इसके अलावा कैमल की बहुत सारी खासियतें हैं। कैमल का मिल्क बहुत फेमस रहता है इन ट्राइब्स के बीच में, और कैमल का दूध बहुत ही प्रोडक्टिव माना जाता है, ताकतवर माना जाता है, जो इंसानों के लिए यहाँ पर पानी की कमी को पूरा करता है। तो आप दूध लेकर के भी रह सकते हैं क्योंकि पानी बहुत मात्रा में रहता है कैमल के दूध में, पहली बात। दूसरा, कैमल से वुल भी आपको रिकवर हो जाती है, आपको गर्म कपड़ा भी बनाने में मदद मिल जाती है। तीसरा, ये जो नोमैडिक हर्डर्स होते हैं अपनी जरूरत की हर चीज अपने जानवरों से ही प्राप्त कर लेते हैं। इनको बाल भी मिलते हैं, ऊन भी मिलती है, इसी के चमड़े से ये घर भी बना लेते हैं, छत बना लेते हैं, और इन्हीं की हड्डियों से ये कई तरह के बर्तन भी बना लेते हैं। तो बर्तन, घर, पहनना, कपड़ा, रहना सहना, खान पान, सब इन जानवरों से ही इनका पूरा हो जाता है, जिसकी वजह से इन्हें फिर किसी और पर निर्भर नहीं होना पड़ता है। तो कैमल की ये सारी खासियत है जिसकी वजह से ये रखा जाता है। इसके बाद आप बात आ जाती है गोट्स की। गोट्स बहुत ही मजबूत मानी जाती हैं, बहुत ही एगाइल मानी जाती हैं, मतलब कि स्ट्रेंथन रहती हैं ड्राई एरियाज में, मतलब जल्दी मूर्छित नहीं होती हैं और सोना नहीं होता है, निद्रा नहीं आती है इतनी। कैमल का यही ड्रॉबैक है कि कैमल को स्लीपिंग सिकनेस रहता है, उसको सोने की दिक्कत बीमारी रहती है, उसको नींद ही, बस नींद से जगाओ तो फिर चलता है, वरना ढूंढता रहता है कि कहाँ मैं गिर जाऊं। तो इस प्रॉब्लम को रिकवर करने के लिए हमारे पास रहती हैं बकरियां। तो बकरियों की बात करें तो बाकी सारे मामलों में बढ़िया है, बकरियों को भी आप कोई भी किस तरह का भी घास फूस दे सकते हैं,
लेकिन बकरियों की पानी की रिक्वायरमेंट एज कम्पेयर टू कैमल काफी ज्यादा रहती है। तो आप साइज देखिए जानवर का और पानी की रिक्वायरमेंट देखिए, बकरी की रिक्वायरमेंट कैमल से ज्यादा रहेगी। इसके बाद आ जाती है शीप। शीप की एक खासियत है कि उसको पानी भी उतना नहीं चाहिए, उसको भी आप कोई सा भी घास दे सकते हैं, लेकिन जो घास देते हैं उस मैटर में वो बहुत सेलेक्टिव होती है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसकी वजह से शीप नुकसानदायक है, शीप का जो ट्रैवर्स करने का पीरियड है, शीप की मोबिलिटी है वो बहुत स्लो रहती है। इसकी वजह से क्लाइमेटिक कंडीशन से सबसे ज्यादा प्रभावित कौन रहेगी? शीप। क्योंकि जो जल्दी मूव नहीं कर सकती है, तो क्लाइमेट फटाफट चेंज होने पर वो जल्दी प्रभावित हो जाएगी। क्योंकि धूप इतनी सघन होती है इन डेजर्ट एरिया में कि अगर आप कंटिन्यूसली एक एरिया में थोड़ा भी टाइम बिता देते हैं तो आप वहां पर स्ट्रोक हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, ड्रेन हो जाते हैं फुली। तो मोबिलिटी बहुत जरूरी होती है। शीप का दिक्कत है कि जो शीप है, जो भेड़ है, इसके चलने की रफ्तार में उतनी तेजी नहीं हो सकती जितनी बकरियों और ऊंट में हो सकती है। ये सारे कारण हैं, लेकिन इन सारे कारणों के अलावा भी यही सब जानवर हैं जो इस एरिया के लिए सही माने जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें अपर रीजन्स की, जैसे रशिया का हायर एरिया है और जैसे कनाडा का हायर एरिया है, स्कैंडिनेवियन हायर एरियाज है, यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर जो ट्राइब्स रहती हैं वो रेंडियर को पाला करती हैं, क्योंकि वो भी सूखे प्रदेश ड्राई रीजन में रहने के लिए बहुत फेमस है। उसका भी चमड़ा और बाकी चीजें, उसके हॉर्न बहुत फेमस रहते हैं, दांत भी बहुत फेमस रहते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में इसकी बहुत मांग रहती है, और जो स्किन मिलती है इनसे बहुत बड़े पैमाने पर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनते हैं, ढोल तबले वगैरह ये सब चीजें। तो हिरन का चमड़ा इन सारे कामों में बहुत, आजकल तो ढोल नहीं प्लास्टिक फाइबर का रहता है, जो थोड़े समय पहले तक पे ढोल आते थे वो हिरन के चमड़े के बना करते थे, तो ताल बहुत जबरदस्त आया करती थी उसकी। इसके अलावा अगर आप बात करें तो अमेरिकन कंट्रीज की बात करें तो पेरू और चिले का इलाका है। इन एरियाज में आपको लामा पाया जाएगा। ये ऊंट की प्रजाति से माना जाता है। इसमें हम्प नहीं होता, इसकी उतनी हाइट भी नहीं होती, और ये जाना जाता है अपने लॉन्ग हेयर्स के लिए। तो बाल बहुत लंबे लंबे रहते हैं जिससे हम वुल रिकवर करते हैं। इन सभी जानवरों में एक खास तरह का जानवर पाया जाता है इन सहारन एरिया में, और भारत के भी पहाड़ी इलाकों में वो पाया जाता है। उसको कहते हैं अंगूरा बकरी, अंगूरा गोट। अंगूरा गोट से जो अंगूरा वुल मिलती है, जो मोंटी कार्लो के सबसे कॉस्टली स्वेटर रहते हैं अंगूरा वुल के, तो वो सबसे बेस्ट कह सकते हैं आप स्वेटर्स होते हैं। बहुत ही नरम वुल होती है, सबसे वार्म होती है। तो ये सारी इसकी खासियत है। अगर ट्राइब्स की बात करें तो ट्राइब्स किस तरह की नोटिस करेंगे यहाँ पर रहने वाली। अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, सॉरी, नोमैडिक हर्डिंग और शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा कोइंसाइड करते हैं आपस में, अगर आप इनको ध्यान से नोटिस करें। तो अगर हम सेंट्रल एशिया की बात करें तो यहाँ पर किर्गिज होंगे, ठीक है, कजाक्स होंगे, कजाकिस्तान के कजाक, किर्गिस्तान के किर्गिज, और कालमुक्स। तो ये दो तीन ट्राइब्स बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं जो नोमैडिक हर्डिंग करती हैं, ठीक है, पास्चर्स करते हैं। उसके अलावा अगर हम अपर एरियाज की बात करें तो स्कैंडिनेविया के लैप बहुत फेमस होते हैं, LAPP। वो जो लैप होते हैं ना, जिनको आप कह सकते हो कि एक तरह से एस्कीमोज भी आप कह देते हो, तो कहीं ना कहीं लैप से ही एस्कीमो फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो लैप स्कैंडिनेविया में पाए जाते हैं। उसके अलावा अगर आप साइबेरिया का इलाका देखेंगे, रशिया का अपर रीजन, यहाँ पर याकुत पाए जाते हैं, समोयद पाए जाते हैं। ये समोयद आर वेरी फेमस। ये फाइटर्स भी माने जाते हैं बहुत समय से, बहुत पुराने समय से। और जो ट्राइबल, ये जो नोमैडिक हर्डर्स रहते हैं ना, ये अल्टीमेटली एक स्ट्रेंथ का प्रमाण होते हैं शुरुआत से ही। अगर आप आर्यों की भी बात करें जिन्होंने इंडिया में आकर के अपनी सेटलमेंट को फिक्स किया, ये भी एक जमाने के नोमैडिक हर्डर्स ही थे, और सेंट्रल एशिया से ही ये इंडिया की तरफ आए थे। सेंट्रल एशिया से ही आर्य पूरे वर्ल्ड में फैले हैं। सो अल्टीमेट एस्पेक्ट इज कि ये जो याकूत हैं, ये जो समोयद है, यहाँ पर एक करियोक करके भी एक ट्राइब, नोमैडिक हर्डिंग ट्राइब है। तो दे आर वेरी फेमस इन दैट पर्टिकुलर एरियाज। अगर आप अफ्रीकन रीजन की बात करें तो अफ्रीका रीजन में अगर लेफ्ट रीजन, वेस्टर्न सहारा की बात करेंगे, या सवन्ना रीजन यहाँ पर आता है, उसकी बात करेंगे तो यहाँ पे फुलानी पाए जाते हैं। सहारा डेजर्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर तौरेग पाए जाते हैं। अरेबिया, सऊदी अरेबिया की बात करेंगे, यहाँ पर बेदोइन पाए जाते हैं। इसी तरह से अगर आप एथोपिया की बात करेंगे और सूडान की बात करेंगे, यहाँ पर बांतू पाए जाते हैं, होतनतोत पाए जाते हैं। इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट ट्राइब्स यहाँ पर पाई जाती हैं जिनके नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है जी। नहीं याद रखोगे तो फिर जिंदगी में ऐसे हो जाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन इन पे आता होता है, और यही दो चार ही हैं बस, ठीक है। जैसे मसाई, ईस्टर्न अफ्रीका की बात करेंगे तो इथोपिया इलाका मसाई पाए जाते हैं। थोड़ा सा साउथ आ जाएंगे तो बांतू होतेनतोत पाए जाते हैं। लेफ्ट में फुलानी पाए जाते हैं। डेजर्ट प्रॉपर में तौरेक पाए जाते हैं। सऊदी अरेबिया में बेदोइन पाए जाते हैं। इसी तरह से अपर रीजन, जो अपर कोल्ड रीजन है, रशिया, स्कैंडिनेवियन,
यहाँ पर स्कैंडिनेविया में लैप पाए जाते हैं, रशिया में याकुत पाए जाते हैं, समोएद पाए जाते हैं, करयोग पाए जाते हैं। इसी तरह से सेंट्रल एशिया में कालमुख पाए जाते हैं, कजाक पाए जाते हैं, किर्गिज पाए जाते हैं। ये खास है, ठीक है जी। ओके, तो ये जो कजाक और किर्गिज होते हैं सेंट्रल एशियंस, इनकी एक खासियत है, ये घोड़े बहुत बड़े पैमाने पर, ये नोमैडिक हर्डर्स घोड़े भी पालते हैं और घोड़े का मीट भी खाया जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो दिस इज द कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन। ये बेल्ट है, ये इनका नाम है, ये इनके जानवर हैं और यही इसके बारे में कहानी है। अब मुद्दे की बात हम करते हैं कि ये नोमैडिक हर्डर्स बेसिकली करते क्या रहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसके बारे में जो ट्विस्ट यूपीएससी पूछ सकता है, जो आपको पता होना चाहिए, कि क्या नोमैडिक हर्डर्स ये जो जानवर पालते हैं इनको एज अ मीट यूज करते हैं? नहीं, नोमैडिक हर्डर्स कभी भी जिंदा जानवरों को एज अ मीट यूज नहीं करते हैं, मीट के तौर पे नहीं खाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके जो झुंड होते हैं जानवरों के, वो इनकी ताकत का प्रमाण होते हैं, इनकी इनकी पावर, इनकी शौर्य का एक सिंबल होते हैं। इसलिए ये उन्हें कभी भी मीट के सोर्स के तौर पे यूज नहीं करते हैं। एटलीस्ट जिंदा जानवर को तो नहीं मारते हैं, जो जानवर मर चुका होता है ये उसे खाते हैं। तो इसलिए ये जानवरों से ब्लड प्रिक्योर करते हैं। तो जैसे मसाई एक बहुत फेमस कम्युनिटी है, जो उनका जो कैटल है जेबू, उसका ब्लड पीता है, लेकिन उसको मारता नहीं है। तो ये एक तरह से वर्शिप करते हैं, पूजा करते हैं अपने जानवरों की, ठीक है। सेकेंड एस्पेक्ट अगर इनके बारे में पूछा जाए कि क्या इनको टेरिटोरियल रीजन के बारे में नॉलेज होती है, तो टेरिटरी की बहुत ही स्ट्रांग सेंस होती है इन्हें। इस तरह से नहीं होता कि मुंह उठा करके कभी भी किधर चल रहे हैं, ये प्रॉपर मूवमेंट करते हैं। जब भी इनको मूवमेंट करनी होती है, अपने पूरे दल को 4 से 5 दलों में बांट देते हैं। हर दल का नेता जो होता है वो रूट डिसाइड करता है, और रूट इस तरह से डिसाइड किया जाता है कि नियर प्रॉक्सिमिटी में वाटर कहां कहां पर मिलेगा और फोरेज घास कहां कहां पर। माने उसे क्लाइमेट और ज्योग्राफी की बहुत ही स्ट्रांग सेंस होती है, और उसे पता होता है कि सेफ्टी किस रूट पे रहने वाली है। एक ग्रुप कभी दूसरे ग्रुप की टेरिटरी में एंटर नहीं करता है। ग्रुप माना जो जिसने खुद को 5 हिस्सों में बांटा था ना, वो पूरा एक ग्रुप है। तो एक ग्रुप कभी किसी दूसरे ग्रुप की टेरिटरी में एंटर नहीं करता, वरना युद्ध और घमासान होता है। अनलेस अनटिल बहुत इमरजेंसी आ जाए, पानी की कमी ना हो जाए। जैसे कई बार कोई ग्रुप कोई एरिया एक्वायर करके बैठा होता है, वहीं पे पानी होता है, अपने एरिया में है नहीं, तो पानी के लिए युद्ध होता है, घास के लिए युद्ध होता है, इन सब चीजों के लिए युद्ध होता है, और इनके युद्ध बड़े घमासान होते हैं। आज के समय में मॉडर्न गवर्नमेंट्स आ चुकी हैं, उन्होंने बहुत ही स्ट्रांग रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं, तो अपनी स्ट्रेंथ, पावर और मिलिट्री के साथ इनको कंटेन और कंट्रोल करना शुरू कर दिया है। लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा किए जा रहे लगातार प्रयास की जितने भी ये जो पर्टिकुलर नोमैडिक हर्डिंग बेल्ट्स हैं, ये जो नोमैडिक हर्डर्स हैं, इनके जो मार्जिनल एरियाज हैं, कोस्टल एरियाज एंड द साउदर्न अफ्रीका, दैट सवन्ना एरिया ऑफ द अफ्रीका ऑन द साउदर्न बॉर्डर ऑफ द सहारा डेजर्ट, उसके बाद सेंट्रल एशिया का जो फ्रिंजिंग एरिया है जहां पर नोमैडिक हर्डर्स रहते हैं, उसका सराउंडिंग एरिया, उसको मार्जिनल एरिया बोला गया। माने जहां जहां पर भी नोमैडिक हर्डर है, उनके सराउंडिंग एरिया जहां पे खेती बाड़ी हो सकती है, वहां पे इन्हें सेटल करने का प्रयास किया जाता है, और करा जा रहा है कि सरकार चाहती है कि ये सेटल हो जाए, लेकिन ये सेटल होकर के खुश नहीं है। दूसरी बात, बहुत तेजी से नई नई टेक्निक्स आ जाने की वजह से नोमैडिक हर्डर्स अब धीरे धीरे रेंचर्स में बदल रहे हैं, और ये कमर्शियल रेंचिंग में कन्वर्ट होते चले जा रहे हैं। दूसरा रीजन। तीसरा रीजन, इन्होंने कभी इस बात पे फोकस नहीं किया कि हमें बहुत अच्छे लेवल की ब्रीडिंग करानी है, हमें बहुत उम्दा नस्ल के जानवर रखने हैं। इनका जानवर सेलेक्ट करने का तरीका हमेशा ये रहता है कि जिस भी क्लाइमेटिक रीजन में ये रह रहे हैं, उस हार्श क्लाइमेटिक रीजन में जो बेस्ट सुटेबल जानवर है वो इनको रखना है। तो अल्टीमेटली क्योंकि ये ब्रीडिंग, ये इन्फेक्शन से बचाने के लिए, वैक्सीनेशन के लिए कुछ नहीं करते, इसलिए बीमारी से बचने के लिए ये क्या प्रयास करते हैं, ये मिक्स हर्ड रखते हैं। हमेशा जानवरों का एक ब्लेंड रहता है, मिक्स रहता है, थोड़ी सी भेड़, थोड़ी सी बकरियां, थोड़े से ऊंट, थोड़ा सा थोड़ा 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 सारा मिक्स रहेगा, ताकि एक बार में अगर बीमारी पड़ जाए तो सारे के सारे कंटेमिनेट ना हो जाए, सारे के सारे मर ना जाए। क्योंकि ये मीट इसलिए नहीं खाते हैं, क्योंकि इनका मानना ये होता है कि जानवर को ज्यादा से ज्यादा बचा कर रखो, क्योंकि जब एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस होंगी तो जानवर ही हमें बचाएंगे, क्रॉप तो हमें मिलने से रही। अल्टीमेट एस्पेक्ट ये है कि चाहे ये नोमैडिक हर्डर भी हैं, लेकिन इनका भी स्टेपल फूड क्रॉप्स ही रहती हैं। ये खाते अनाज ही हैं, मीट मांस नहीं खाते हैं। अपनी जरूरत की सारी चीजें ये जानवरों से प्रिक्योर करते हैं, और मोस्टली ये यूज ही कर लेते हैं। तो एक तरह के ये सब्सिस्टेंस फार्मिंग का ही पार्ट है। बहुत रेयर ही है कि इनकी जरूरत की जो चीजें इन्हें जानवरों से नहीं मिलती हैं, ये कारवां लेकर के जाने वाले जो दूसरे नोमैडिक ग्रुप्स हैं, उनके साथ ये जानवरों से मिलने वाली चीजें एक्सचेंज करके उनसे अपनी जरूरत की चीजें ले लेते हैं। और कैश इनके पास रहता नहीं है, जिसकी वजह से किसी तरह का कैपिटल इन्वेस्ट कर नहीं पाते हैं। तो अल्टीमेट एस्पेक्ट इज, समय समय पर नोमैडिक हर्डर्स मूव करते हैं। मूव करने के कई सारे तरीके होते हैं। कुछ नोमैडिक हर्डर्स हैं जो सारा साल मूव करते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह की तरफ। कुछ नोमैडिक हर्डर्स हैं
जो पर्टिकुलर मूवमेंट्स में साल में 4 से 5 बार मूव करते हैं। कुछ नोमैडिक हर्डर्स ऐसे हैं जो क्लाइमेट फुली चेंज होने पर 1 से 2 बार मूव करते हैं, जिन्हें ट्रांस ह्यूमंस कहते हैं। सो अल्टीमेट एस्पेक्ट इज कि अगर आप इंटीरियर कंट्रीज में रह रहे हैं और माउंटेनियस एरियाज में है, तो जब भी विंटर सीजन आएगा आप वैलीज में आकर के ग्रेजिंग करेंगे, और जब भी समर सीजन होगा आप पीक्स पर जाकर के ग्रेजिंग करेंगे। इसी तरह से अगर आप लो लैटिट्यूड्स पर हैं तो समर सीजन में आप हाई लैटिट्यूड्स पर जाकर के ग्रेजिंग करेंगे, और विंटर सीजन में लो लैटिट्यूड्स पर जाकर के ग्रेजिंग करेंगे। इस तरह से ये ट्रांस ह्यूमंस प्रैक्टिसेस करते रहते हैं, और यही नोमैडिक हर्डिंग है। इसमें किसी भी लेवल पर कभी भी पर्पसली कोई भी ग्रासेस लगा करके या ग्रेजिंग लैंड डेवलप नहीं किए जाते हैं। नेचुरली अवेलेबल ग्रेजिंग लैंड्स को कंज्यूम किया जाता है। इसलिए नोमैडिक हर्डिंग बहुत ही एक्सटेंसिव मानी जाती है, क्योंकि ये बहुत बड़े एरिया में की जाती है, एंड अल्टीमेटली एक जानवर को चराने के लिए कई कई 100 एकड़ भी चला दिए जाते हैं। तो अल्टीमेट एस्पेक्ट इज इट इज एक्सटेंसिव, इको फ्रेंडली, नेचुरल नोमैडिक हर्डिंग। आने वाले समय में इकोलॉजिकली क्लाइमेट के सपोर्टर हैं उनसे और तो कुछ हो नहीं पाता है, अमेरिका तो कुछ कह नहीं पाएंगे, तो वो नोमैडिक हर्डर्स की लहू पीने में लगे रहते हैं। उनका कहना ये है क्योंकि इनके जानवर वहां पर चलते हैं, और जब ये वहां पर चलते हैं तो ये जड़ों से घास उखाड़ते हैं अपने दांतों से, जिसकी वजह से सॉइल लूज हो जाती है। फिर जब बरसात का पानी पड़ता है तो सॉइल इरोजन हो जाता है, पहला। दूसरा, इनका कहना है कि जब ये चलते हैं तो इनके पैरों से मिट्टी दब जाती है, मिट्टी दबने के बाद कॉम्पैक्ट हो जाती है, फिर अल्टीमेटली वहां पे जब रेनफॉल होता है तो वो सारी की सारी मिट्टी लूज होकर के बह जाती है। तो ग्रेजिंग एंड पास्चर लैंड में ग्रेज करना नोमैडिक हर्डर्स के द्वारा एक बहुत बड़ा रीजन माना जा रहा है आज की डेट में एनवायरमेंटल हार्म का और इकोलॉजिकल ट्रबल का। ठीक है, तो कुल मिलाकर के यही था नोमैडिक हर्डिंग। शिफ्टिंग कल्टीवेशन की अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसका एरिया कौन सा रहेगा। नेचुरल सी बात है कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन के लिए आपको फॉरेस्ट क्लियर करना है, और फॉरेस्ट दोबारा हो जाना चाहिए 6 से 15 साल के अंदर अंदर। तो इट मीन्स कि वहां पर रेनफॉल काफी हैवी होता होगा और ह्यूमिडिटी काफी रहती होगी, तो हीट एंड ह्यूमिडिटी काफी रहने की वजह से ऐसा किया जाता है। सो अल्टीमेट एस्पेक्ट इज कि ये वही रीजन हो सकता है जहां पर रेनफॉल होता है और टेम्परेचर काफी हाई रहता है, तो इक्वेटोरियल रीजन। सो अल्टीमेट एस्पेक्ट इज कि अगर आप शिफ्टिंग कल्टीवेशन की बात करें तो इसके प्रोमिनेंट रीजन इसके प्रोमिनेंट रीजन आपको कौन से मिलेंगे। सेंट्रल अमेरिका की आप बात करें तो सेंट्रल अमेरिकन इक्वेटोरियल रीजन, उसके बाद आपको साउदर्न अमेरिका में ब्राजील, वेनेजुएला, ये सारे के सारे रीजन, सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रीज, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज एंड ईस्ट एशियन कंट्रीज। उसके बावजूद उसके अलावा जो हाईलैंड्स होते हैं जहां पर 200 से 250 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, तो ये वो रीजन्स हैं, ये वो बेल्ट है जहां पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन आपको देखने को मिलता है। अब होता क्या है, यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर जो सॉइल है वो रेनफॉल इतना हैवी होता रहता है कि जो सॉइल की अपर लेयर्स हैं, प्रोडक्टिव लेयर्स हैं, वो फ्लो कर जाती हैं, और जो न्यूट्रिएंट रिच सॉइल है वो वहां पर रह नहीं पाती। तो अल्टीमेट एस्पेक्ट इसकी जो सॉइल में फर्टिलिटी है वो उस लेवल पर हो नहीं पाती। तो यहाँ से एक कंसेप्ट डेवलप ये हो जाता है कि आपको सॉइल में न्यूट्रिशन ऐड करना पड़ेगा, और न्यूट्रिशन ऐड करने का बहुत ही प्रिमिटिव तरीका क्या है कि आप बर्न करो और उसके थ्रू न्यूट्रिशन ऐड करो। जितना भी सारा बर्न मटेरियल है, एशेज है, वो सॉइल में आप मिक्स करो, तो फिर अल्टीमेटली उसके थ्रू न्यूट्रिशन गेन हो जाएगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसकी, क्योंकि अगर सिविलाइजेशन को जिंदा रहना है, खान पान करना है, तो जंगल काटने पड़ेंगे। तो जो ऐसा कहा जाता है कि 2 स्टेजेस के बीच की एक एवोल्यूशनरी स्टेज है ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन। नोमैडिक हर्डिंग के बारे में भी यही कहा जाता था कि ये 2 स्टेजेस के बीच की एक डेवलपिंग स्टेज है। जैसे सबसे पहले उन्होंने बोला कि पहले हंटर एंड गैदरर हुआ करते थे, हंटर एंड गैदरर के बाद सबसे पहले सेकंड आ जाते हैं रूडिमेंट्री सेडेंट्री एग्रीकल्चरिस्ट, जो अभी बहुत ही सेडेंट्री लेवल पर एग्रीकल्चरल फार्मिंग करते हैं। इनके बीच में उन्होंने बोला कि वो लोग आ गए जिनको अभी क्रॉप्स को डोमेस्टिकेट करने की नॉलेज नहीं थी, जानवर को डोमेस्टिकेट करने की नॉलेज आ गई थी। मैंने इन बिटवीन आ जाते हैं नोमैडिक हर्डर। तो अल्टीमेटली ये कथन सत्य नहीं था। नोमैडिक हर्डिंग इज टोटली डिफरेंट आइटम, जो सेडेंट्री एग्रीकल्चर के साथ होती है शुरू, क्योंकि सेडेंट्री एग्रीकल्चर में गुजारा नहीं हो रहा होता आपका, तो आप उसको एड ऑन करने के लिए नोमैडिक हर्डिंग स्टार्ट कर देते। तो इट इज एडिटिव पार्ट ऑफ सेडेंट्री एग्रीकल्चर। ये जो सेडेंट्री एग्रीकल्चर है, कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन की ऑफशूट है। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में अब क्या कहा जाता है कि शुरुआती दौर में हंटर एंड गैदरर थे आप। हंटर एंड गैदरर होने के बाद आपने जब धीरे धीरे जानवर को डोमेस्टिकेट करना शुरू किया, तो जानवर के साथ साथ फिर आपने बाद में क्रॉप्स को भी डोमेस्टिकेट करना शुरू किया। क्रॉप्स को जब आपने डोमेस्टिकेट करना शुरू किया तो नेचुरली वो रीजन्स में क्रॉप डोमेस्टिकेशन सबसे पहले स्टार्ट होगा जिस रीजन में आइस एजेस का इफेक्ट जाने के बाद सबसे पहले वार्मनेस फील हुई होगी। तो वार्मनेस कहां पर फील हुई है, जो इक्वेटोरियल सराउंडिंग रीजन है,
वहां पर नेचुरली अकरिंग ग्रासेस हुई, ऑटोमेटिकली जो ग्रासेस अकर हुई उन पे जो ग्रेन्स लगे, वो ग्रेन्स को खाने की कला आपको पता लगी, बाद में आपने उनको कल्टीवेट करना शुरू कर दिया। अब ग्रेन्स वहीं पर हो सकती है जहां पर फॉरेस्ट नहीं रहेंगे, तो फॉरेस्ट क्लियर करने की एक प्रैक्टिस शुरू में अपनाई गई, क्योंकि तब तो पॉपुलेशन नहीं होती थी। आज हमें सुनने में ये चीज बहुत बुरी लगती है कि भाई जंगल साफ करके ये लोग खेती करते हैं, लेकिन अल्टीमेट